नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय में जानेंगे शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास में मनोवैज्ञानिक एवं संस्थागत कारकों की भूमिका। कल हमने कक्षा में जाना था इस टॉपिक को कि शिक्षकों को व्यक्तित्व विकास में जो विभिन्न कारक हैं, इसमें से हमने सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, फिर धार्मिक कारक और राजनीतिक कारकों के बारे में जाना कि ये किस तरीके से शिक्षकों पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षकों को इनके संदर्भ में किस तरीके से अपना कार्य और अपनी पहचान बनानी होगी ताकि समाज और राष्ट्र को इसके प्रति जागरूकता ला सके और राष्ट्र के निर्माण में अपनी योगदान दे सके। बच्चों को प्रारंभिक स्तर से इस तरह के बारे में सिखाया जा सके। अब हम जानेंगे शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास संस्थागत और मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका। सबसे पहली बात आ जाती है शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में संस्थागत कारकों की भूमिका। शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास में संस्थागत कारक इंस्टीट्यूट क्या रोल प्ले करते हैं शिक्षकों के व्यक्तित्व में, क्योंकि शिक्षक अपना कार्य जिस संस्था में करता है, जहां पर वो अध्यापन का कार्य करता है, वहां पर उसको काफी कुछ सीखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बात है शिक्षा के विविध प्रकार। हमको इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि जो शिक्षा के जो विविध प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, वो शिक्षक पे प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में हम कह सकते हैं शिक्षा एक तरह की नहीं, अलग अलग तरह की शिक्षा होती है और नई शिक्षा नीति तो यही कह रही है कि बालकों को विविध तरह की एजुकेशन दी जाएगी। अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का कैटेगरी जो क्राइटेरिया वो हटकर अब बच्चों को सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे, ये कहता है। तो जो शिक्षा के जो विविध प्रकार है, जैसे कि वर्तमान समय में पर्यावरणीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और जो समसामयिक मुद्दे उसके संदर्भ शिक्षा, इन सब एजुकेशन का बालकों को नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए तैयार कौन होगा? इसके लिए शिक्षक तैयार होगा। शिक्षक को इसके लिए तैयारी करनी होगी। इन सब एजुकेशन को बच्चों तक कैसे पहुंचाए, कैसे पढ़ाना, इसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। उसको सिर्फ अपने विषय में परफेक्ट नहीं बनना है, अपने विषय तक सीमित नहीं रहना है, उससे कहीं बाहर आकर कार्य करना होगा, उससे अलग कुछ पढ़ाना होगा। तो कह सकते शिक्षक को संपूर्ण विषयों का नॉलेज होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और इसी के आधार पर वो बालकों को बेहतर अध्ययन करवा सकता है। इसीलिए जो शिक्षा के जो विभिन्न प्रकार हैं वो शिक्षक पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षक की पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हैं। हम कह सकते हैं कि शिक्षक अपने आप को बेहतर शिक्षक बना सकता है। अगर शिक्षक को तकनीकी ज्ञान नहीं है और कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो उसको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है बच्चों को टीचिंग करवाने में, क्योंकि समय परिस्थिति ऐसी कहती है बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी करवानी पड़ेगी। तो एक शिक्षक को इस तरह के सारे जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में नॉलेज होना पड़ेगा। सेकेंड बात है इसमें शिक्षा के प्रति सोच। शिक्षा के प्रति सोच, शिक्षा के प्रति सोच समाज की कैसी है, जिस परिवेश, जिस परिस्थिति में विद्यालय, वहां के लोगों की सोच कैसी है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर वहां के लोग जागरूक हैं तो विद्यालय के अंदर हम देखेंगे
शिक्षक को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। बच्चे वहाँ से जुड़ेंगे, अभिभावक जागरूक है, वहाँ समाज के लोग जागरूक हैं, तो उसका काफ़ी प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सोच जो है, समाज की जो सोच है, ये विद्यालय में जैसे कि विकास कार्य है या एजुकेशन है, उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। अगर वही लोग जागरूक नहीं है, समाज जागरूक नहीं है, तो शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समाज में जाकर विद्यालय में बालकों को जोड़ना, लोगों को समझाना, करना, इस सारी परिस्थितियों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें भी देखते हैं कि 1-2 साल बच्चा पढ़ता है, फिर वापस निकाल लेते हैं परिस्थितियों के कारण। तो ये सभी जो नकारात्मक बातें आती है, वो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, शिक्षक के अध्यापन में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि जो जिस शिक्षा के प्रति जो सोच है, लोगों कैसे नहीं चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, लोगों की सोच उसके प्रति बनी रहेगी, तो एजुकेशन में काफ़ी फायदा मिलेगा और लोग जुड़ेंगे। अगली बात है इसमें शिक्षा की उपलब्धता। शिक्षा की उपलब्धता कैसी है, लोगों तक उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। सर, विद्यालय के अंदर का सबसे पहली बात होती है कि जो भी सहायक सामग्रियां होती है या जो हमको संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, वो उपलब्ध है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन की, तो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए क्या वो कंप्यूटर उपलब्ध है विद्यालय के अंदर, या हम अपने शैक्षिक गतिविधियों की बातें करते हैं, तो क्या शैक्षिक गतिविधि को आयोजित करने के लिए हमारे पास सोर्स है, संसाधन है। इस तरीके से शिक्षा के संचालन के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्या वे संसाधन उपलब्ध है। अगर वहाँ पर संसाधनों की शिक्षा की उपलब्धता रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक को दिक्कतें नहीं आएगी, नहीं तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला है इसमें विद्यालयों की स्थिति, स्कूल्स की कंडीशन कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं अमुक स्कूलों में काफ़ी सुविधाएं होती है, बच्चों की कक्षा से लेकर बच्चों की लाइब्रेरी तक होती है और सारी होती है। तो विद्यालयों की स्थिति बच्चों पर प्रभाव डालती है, शिक्षक पर प्रभाव डालती है। अगर शिक्षक के पास कक्ष है, बच्चों को बैठने की बेंच है, अच्छा ब्लैक बोर्ड है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो उसकी टीचिंग, उसको अध्यापन में भी काफ़ी हमको वहाँ फायदा मिलेगा, उसको अग्रीमेंट भी मिलेगा। अगर वही उसमें स्थिति सही नहीं है, कमजोर है, तो काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है शिक्षक को अपनी टीचिंग कराने में। और ये समस्याएं हम कह सकते हैं कि बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती है। फिर जो शिक्षा के जो उद्देश्य है, हम कहेंगे कि उस उद्देश्य की प्राप्ति में काफ़ी बाधाओं का आपको देखने को मिलती है। अगली है इसमें लास्ट, सरकार का शिक्षा के प्रति गवर्नमेंट का एजुकेशन के प्रति क्या व्यू है, सरकार का शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सरकार अवेयर है, सचेत है शिक्षा के प्रति। हम देखते हैं कि सरकार शिक्षा के प्रति बहुत सचेत है, इसलिए शिक्षा को समसूची केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर ध्यान देती है। तो सरकार इस पर सचेत हो तो शिक्षा का संचालन सही से होगा, क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक तभी कर सकता है जब सरकार उसके लिए मदद करेगी और सरकार उसके लिए तैयार है। तो हम देखते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहली जरूरत यही आन पड़ी कि देश की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन थी और हमारे एजुकेशन भी उसी की अकॉर्डिंग थे। लेकिन देश आज़ाद के बाद धीरे धीरे भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने, शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, हायर एजुकेशन को अच्छे से संचालित करने के लिए
चाहे विश्वविद्यालय अपने आयोग आया, ठीक है। फिर जो राधाकृष्णन समिति के नाम से जानते हैं, फिर गुदालियर आयोग आया, फिर अपने कोठारी कमीशन, नई शिक्षा नीति 68 वाली, फिर नई शिक्षा नीति 1986 वाली, चाहे वो यशपाल समिति, इस तरीके से जो नई नई शिक्षा नीतियाँ आई है, इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य सरकार का यही था कि किस तरीके से शिक्षा को अच्छे से संचालित हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा स्तर हो, विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा हो या अपने सेकेंडरी लेवल की जो भी हो, तो इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम। तो सरकार का स्तरीय शिक्षा दृष्टिकोण अच्छा रहेगा तो शिक्षा का संचालन भी सही से हो पाएगा, अध्यापकों को दिक्कत नहीं आएगी, बालकों को भी एक बेहतर एजुकेशन मिलेगी। तो और कह सकते हैं कि इस तरीके से शिक्षा सही से संचालित होगी। और अगर वही सरकार इसके प्रति अवेयर नहीं है तो शिक्षा में हम काफी पिछड़ सकते हैं, जो हमको संसाधन उपलब्ध होनी चाहिए वो संसाधन नहीं उपलब्ध पाएंगे, और हम ये कह सकते हैं कि हमको हमारी शिक्षा की उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार का इसके प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। तो ये है शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में संस्थागत कारकों की भूमिका। अब इसके बाद अगला आ जाता है मनोवैज्ञानिक। शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास में मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका। अब ये मनोवैज्ञानिक कारक किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हमको क्या सिखाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है मनोविज्ञान स्वयं को समझने में सहायक होता है। इसके अध्ययन से शिक्षक अपनी संवेगात्मक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर सबसे पहली बात आ गई मनोविज्ञान स्वयं को समझने में सहायक है। साइकोलॉजी हम खुद को समझ सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं, तो सबसे पहली बात शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से एक स्वयं के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अध्ययन से साइकोलॉजी हमको काफी कुछ सिखाती है, पता है, बहुत से हमने सिद्धांत पढ़े वगैरह। इसके अध्ययन से शिक्षक अपनी संवेगात्मक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। हमारी संवेगात्मक स्थिति यानी कि हमारे संवेग इमोशन बच्चों के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, हमको उसमें क्या चेंजेस लाना चाहिए, बच्चों को कितना प्रभावशाली हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए, हमको टीचिंग में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, कैसे पढ़ाई करनी, कौन से मेथड यूज करना है, हम कौन सी स्किल कैसे स्किल अंदर ला सकते हैं, ये सारी बातें हम मनोविज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। परिस्थितियाँ हमको सिखाती है, बच्चों से भी हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो इन सब बातों को जानकर हमको
कैसे पढ़ना है, हमको वह नेचर में कैसे चेंजेस लाना है, ये सारी बातें हमको मनोविज्ञान सिखाती है। इसलिए मनोविज्ञान हमको हम स्वयं को समझने में सहायक होती है और इसके अध्ययन से हम हमारे संवेगात्मक स्थितियों पर क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात आ गई यहाँ पर। दूसरी बात है यहाँ पर मनोविज्ञान चिकित्सक के क्षेत्र में सहायता प्रदान मनोविज्ञान मनोचिकित्सक के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करता है। मनोचिकित्सक हम देखते हैं विद्यालय के अंतर्गत सभी बच्चे एक समान नहीं होते। कुछ बच्चों की समस्याएं हो सकती है, कुछ बच्चों की शारीरिक समस्याएं हो सकती है, किसी की मानसिक समस्याएं हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है। तो एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ता है, अगर ऐसे बालक हमारे सामने आते हैं जो शारीरिक मानसिक या किसी कारण से वो अन्य बच्चों से अपने आप को अलग पाते हैं या उनमें कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो ऐसे बच्चों को हम मनोचिकित्सक की सहायता से क्या इनके लिए उपचार किया जाना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक तरह से मनोचिकित्सा क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का अच्छा सा नॉलेज है तो वो बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षण के लिए इस तरीके के कार्यों को भी कर सकता है। वे कार्य जो मनोचिकित्सक के द्वारा किए जाते हैं, अगर बच्चों को साइकोलॉजी को समझता है तो बच्चों के साथ बिहेव कैसे करना, ऐसे बच्चों के साथ हम कैसे रहेंगे, यानी कि उनको टीचिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, इन सब बातों का अगर नॉलेज हमको होगा तो हम बच्चों के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। अगली बात आती है इसमें बालकों के शिक्षा संबंधी समस्याओं को मनोविज्ञान से सुलझाया जा सकता। यदि बालकों की कुछ समस्या है, प्रॉब्लम से जो एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि बच्चों की अध्ययन में दिक्कत आ रही है, बच्चा विद्यालय नहीं आ पा रहा है, बच्चा दूसरों से घुल मिल नहीं पा रहा है, या बच्चों की पढ़ाई मतलब विद्यालय में पढ़ता तो अच्छे से लेकिन एग्जाम में वो अच्छा नहीं कर पाता, क्या उसका कोई प्रेशर है, क्या है, बहुत सी समस्याएं जो उसके रिलेटेड हो सकती है, उसकी शिक्षा संबंधित हो सकती है, और उसका समाधान कैसे करना है, बच्चों की समस्याओं के संबंध में हम कैसे कार्य कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमको साइकोलॉजी का अध्ययन करना होगा। और अगर एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है अच्छे से, तो वो इसके संदर्भ में बेहतर रूप से कार्य कर सकता है। अगला इसमें सेना
तथा सुरक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व, सेना तथा सुरक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। अगला है इसमें उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला है मनोविज्ञान व्यवहारिक कुशलता में सहायक। मनोविज्ञान व्यवहारिक कुशलता में सहायक है। सबसे पहला तो सेना तथा सुरक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। सेना हमारी जो सिक्योरिटी होती है, हमारी जो आर्मी है, वहाँ पर मनोविज्ञान के माध्यम से कार्य किया जाता है। मनोविज्ञान के माध्यम से हमको दुश्मनी सेना और के बारे में सारा पता लगाना पड़ता है। तो वहाँ पर साइकोलॉजी से काम करती है। वैसे उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान है। आज कोई बिजनेसमैन को बिजनेस करता है, ठीक है, तो उस बिजनेस के लिए मनोविज्ञान का सहारा पड़ता है। उसको अपनी साइकिल तौर पर अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएगा, उसको कैसे प्रोग्रेस को लेके जाएगा, इसके लिए मनोविज्ञान सहारा लेता है। मनोविज्ञान व्यवहारिक कुशलता में सहायक है। हमारी व्यवहारिक कुशलता, हमको एक अच्छा व्यवहार बनाना, हमारी अच्छी कुशलता को प्रदर्शित करने के लिए हमको मनोविज्ञान को सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से मनोविज्ञान इन क्षेत्रों में भी कार्य आता है एजुकेशन के साथ साथ। इसके अलावा कंटिन्यू है मनोविज्ञान व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में सहायक है। लास्ट इसमें मनोविज्ञान क्रांति कानून न्याय विश्व
शांति, मानव, धर्म, जाति, आदि में सहानुभूति, सहिष्णुता प्रदान करता। तो जैसे मनोविज्ञान में देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है कि हर इंसान की जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो हम मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। साथ ही साथ मनोविज्ञान राजनीति, कानून, न्याय, शांति, मानव जाति, धर्म आदि में सहानुभूति और सहिष्णुता प्रदान करते हैं। हम इस साइकोलॉजी की सहायता से इन क्षेत्रों में इस कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से हमने जाना कि शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास में ये संस्थागत और मनोवैज्ञानिक कारक किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। तो हमने पिछली 2 कक्षाओं से सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक आदि कक्षा में हमने अपने संस्थागत और मनोवैज्ञानिक कारकों को जाना। तो ये एक शिक्षक होने के नाते हमको इसके बारे में एक बेहतर रूप से नॉलेज होना चाहिए। अब इसी के संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट है होमवर्क। शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में संस्थागत एवं मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका। शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में संस्थागत और मनोवैज्ञानिक कारकों की क्या भूमिका होती है, जिसको हमने आज की कक्षा में जाना। इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट होमवर्क करना है। स्टूडेंट, जैसे बताया कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी और सरकारी नियमों का पालन करना है। हमेशा मुंह पर मास्क का प्रयोग करें क्योंकि यही हमारी सुरक्षा का कवच है। इसी सावधानी सुरक्षा से हमारे से बचाव। थैंक यू।